के लिए भी। एंड इसमें मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम में, बिकॉज बहुत कॉलेज में भी काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी कैड सीखने के लिए, बाकी जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स है। बट एनी हाउ कॉलेज टाइम में लोग थोड़ा सा मस्ती में अपना बाकी एक्टिविटीज में पार्ट लेते तो उतना नहीं सीख पाते। सो आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि आपका जो भी आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज कहाँ कहाँ पे है, कौन से इंडस्ट्रीज में आपका रिक्वायरमेंट रहता है डिजाइन इंजीनियर का। शांतनु, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। वहां तक मतलब श्योर। क्या रहा, इंटरव्यू से लेकर के और जॉब तक की जर्नी, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई? बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अपना एमटी से मैं हूँ 2014-18 बैच से। तो अपना जैसे ही अपना सेकेंड ईयर में आते तो डिजाइनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि नहीं वी हैव टू लुक आफ्टर डिजाइनिंग। तो कॉलेज में ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल थी लैब जहाँ पे हम अपना कैड या बाकी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख सकते थे, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है। जी जी। बट बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट के कारण मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं सीख पाया। देन आफ्टर सेकेंड ईयर मुझे ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम लगा मुझे कि कुछ इनोवेटिव सीखना चाहिए, एंड डिजाइनिंग एनी हाउ कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। वी ऑल नो के कंपनीज थोड़ा कम आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिजाइनिंग सीख के थोड़ा सा अपना एक वेटेज बढ़ा सकते हैं कि बाकी के जो स्टूडेंट्स बैठेंगे इंटरव्यूज वगैरह में, एंड उनके कंपैरिजन में अगर आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, डिजाइन के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो एक आपका वेटेज ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ जाता है। सो सेकेंड ईयर में मैंने फिर जाके सर से टच में आया, ऑलरेडी थे सीनियर थे तो मैं टच में था कि आप डिजाइनिंग सीख रहे थे कॉलेज से, तो फिर मैं आपके टच में आया एंड बाकी जो भी बैचमेट थे जो इंटरेस्टेड थे मैंने आपके यहाँ से सीखा। एंड फ्रेंकली बोलूँ तो काफी अच्छे से काफी कम टाइम में हम लोगों ने नॉलेज गेन किया। और एनी हाउ राइट नाउ तो मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बिकॉज जॉब ऐसा है कि डिजाइनिंग में तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता नहीं है। सो एनी हाउ जो टाइम पीरियड पे मैंने सीखा था तो अच्छा हो गया था नॉलेज। आफ्टर मैंने सिर्फ सोचा था कि कैड सीखूंगा, फिर देन सॉलिड वर्क्स भी सर ने सिखाया तो 3D सॉलिड वर्क्स वगैरह, तो वहाँ पे भी अच्छा लगा कि नहीं एनी हाउ कहीं ना कहीं ये सारे इंडस्ट्रीज में काम तो आता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या डिजाइन में इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, कोई नया टेक्नोलॉजी आता है उसमें भी आपको मटेरियल टेस्टिंग या फाइनल प्रोटोटाइपिंग करने से पहले आपको डिजाइन तो सेट करना रहता है। और डिजाइनिंग के टाइम पे भी आपका जैसे सपोज आप डायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग करेंगे या कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, विदाउट प्रॉपर डिजाइनिंग आप लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे आपका मटेरियल वेस्टेज ज्यादा होगा, जो मशीनिंग कॉस्ट वगैरह है वहाँ पे भी ज्यादा खर्चा आएगा। बट आपका डिजाइन परफेक्ट होगा, डिजाइन में आप 10 बार इंप्रूवमेंट कर लेंगे छोटे छोटे, बिकॉज कोई भी डिजाइन एक बार में तो परफेक्टली बनता नहीं है, तो वी हैव टू डू मेनी चेंजेस। तो हर कंपनी में, इवन हमारे कंपनी में भी डिजाइन इंजीनियर का तो रोल रहता है। एंड कुछ भी छोटा मोटा अगर मोल्डिंग मशीन में कोई कस्टमर का डिमांड है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ये ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर उसका टेस्टिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, टेस्टिंग होता है, देन ओनली हम वो ऑप्शन कस्टमर को पिच करते हैं। शांतनु, आप जो है सेल्स में है ना? तो जी क्या जी। मतलब कि ऐसा कुछ इससे बेनिफिट मिलता है जो आपने सीखा, लर्न किया? क्या सेल्स में भी कोई इससे फायदा होता है, जैसे कोई चीज एक्सप्लेन करना हुआ कि गाड़ी का डिजाइन हम्म, कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, ये सब चीजें मतलब जी क्या उसमें मदद मिलती सर, है? डेफिनेटली सर, इसमें यूज तो होता है सेल्स में, बट ऑलरेडी हम लोगों के कंपनी में डिजाइनिंग टीम है तो मैं पर्टिकुलरली काम नहीं करता हूँ उस पॉइंट पे। बट ये है कि सपोज कोई सिस्टम, जैसे बड़े बड़े ऑक्सिलरी सिस्टम रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी है, जैसे सुजुकी मोटर्स का मैं एग्जांपल लूं, तो लाइन से उनके पास 25 से 30 मशीन है और बड़े बड़े प्लांट से 50-100 मशीन भी होते हैं। तो वहां पे मटेरियल कन्वेइंग के लिए ऑक्सिलरी हम लोग देते हैं कि आपका मटेरियल स्टोरेज एक एरिया में रहेगा, बाकी सारे मशीन्स पे फीडिंग होगा मटेरियल का। तो उस टाइम पे एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, बिकॉज इतने बड़े प्लांट में सारे मशीन्स पे मटेरियल जाना और प्रॉपर तरीके से कन्वेइंग करना, बहुत सारे टेक्निकलिटीज होती है। तो उसमें हम लोग पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, हैंड स्केच, कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट रहेगा, ये पाइपलाइन जाएगा, ये ऐसा रहेगा। एंड देन वो हम लोग ऑटो कैड में बना के उसका 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, एंड 3D ड्राइंग भी बनाते हैं। एनी हाउ वो पेपर पे प्रिंट लेके के एक्सप्लेन करने में कस्टमर को थोड़ा इजी रहे। तो एनी हाउ आप देखेंगे तो डिजाइनिंग का हेल्प मतलब रिक्वायरमेंट तो है हर फील्ड में। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अलावा भी सिस्टम डिजाइन में, प्लांट लेआउट डिजाइन में, हर जगह पे यूज है। अंतनो, नेक्स्ट मेरा सवाल है
कि जैसे कि जी और अदर भी स्टूडेंट हैं जो इस समय फोर्थ ईयर में है, उनके जी अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एक चीज को जॉब को लेकर के, प्लस आगे जो है हायर एजुकेशन को लेकर के। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या जी। सजेस्ट करेंगे कि वो किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करें? सर सबसे पहले तो है कि कॉलेज के भरोसे तो मत रहिए बिल्कुल भी। कि सबसे पहला ये है कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं कॉलेज वाले हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, एग्जाम्स अच्छे से होंगे, फिर अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी, तो ऐसा रेयरली होता है। हाँ, ये आप बी प्लान रखिए। ए प्लान आपका क्या रहना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने आप को ग्रो करें, ग्रूम करें अपने आप को। और जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बिकॉज वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप इंटरव्यूअर के सामने जैसे ही बैठते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि बाकी आपका टेक्निकली आपको स्ट्रांग है नहीं है डजेंट मैटर। अभी मैं एमटी से हूँ, मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग ज्यादा नहीं सीखा था उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे नहीं, मुझे बेसिक आता था। बट कंपनी आई, टेक्निकली अच्छा था, कम्युनिकेशन मेरा ठीक था। देन जब तोशिबा आया, कंपनी आई, तो फिर इंटरव्यू के टाइम पे मैंने प्रिपेयर कर लिया था। बिकॉज आपके पास जब बीटेक के टाइम पे तो वन नाइट स्टैंड होता है, सीधा एक रात में जी पढ़ा, नेक्स्ट डे पेपर दिया, जी पास जी। आउट हो गए अच्छे नंबर से। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप 2 से 3 दिन में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका शेड्यूल मिल जाएगा कि नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को आपका इंटरव्यू है, तो आप 2-3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 50% आपका टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, एंड जो कंपनी आने वाली है, सबसे पहले तो आपको उसके बारे में, कंपनी के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई, क्या बनाती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उनका मार्केट क्या क्या है। एंड देन ओनली फिर आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, कोई स्टेज पे जाके कुछ स्पीच देंगे या कोई भी ऑर्गेनाइज कराएंगे इवेंट, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक मेरा भी कॉन्फिडेंस मतलब बिलो एवरेज ही था, ठीक है पार्ट लेना नहीं लेना, मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में था। बट फिर मैंने कोचिंग्स वगैरह पढ़ाना चालू किया 10th 12th के स्टूडेंट्स को। तो जब 5-6 लोगों के सामने आप पढ़ाते हैं, आपका सब लोग आपको सुन रहे होते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ये देखा कि सर ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी है स्टूडेंट्स में। जो सामने बैठे हैं वो भी इंसान है, जो इंटरव्यूअर्स हैं हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है, हम लर्निंग फेज में है। हमारी पहले इंटरव्यू में मिस्टेक्स होंगी तो हमें वो दोबारा दोहराना नहीं है, उनसे सीखना है। और जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस किए हैं, अगर नहीं आता है इट्स ओके, बोल दो सर आई आई डोंट नो, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। तो बाकी का आप रिकैप करो उसको कि मैंने क्या मिस्टेक्स करे और अपनी गलतियों से सीखें। जी जी, एक क्वेश्चन लेते हैं, कन्हैया कुमार का कोई क्वेश्चन है। कन्हैया, आप जी अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मतलब कि ये इंटरव्यू प्रोसेस होता कैसे है, जैसे हम उनको वीडियो शेयर करें तो उनको पता ओके। चल जाए। और सर इंटरव्यू में जो बीटेक के लिए जब उस टाइम पे कंपनी आई थी, तो उनका क्राइटेरिया फिक्स था कि सबसे जी पहले तो आपका 70+ तो परसेंटेज होना चाहिए विदाउट एनी बैक। सबसे जी मेन क्राइटेरिया यही है जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है। तो 70+ आपका विदाउट बैक, इवन रनिंग बैक भी नहीं होना चाहिए और क्लियर्ड बैक भी नहीं होना चाहिए, पूरा फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए। तो 70+ जब फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, देन आपका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टेक्निकल टेस्ट होगा। तो उसमें 50% आपका कंपलसरी है आना। अब 50% होंगे तो ही वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए लेके जाएंगे, अदरवाइज वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड देन एक फॉर्मल, एक्चुअली उस टाइम पे कोविड वगैरह का इतना नहीं था, तो हम लोग का इंटरव्यू फेस टू फेस हुआ था। बट अभी आई थिंक इस बार जो कंपनी आई आई थी, तो उन्होंने ऑनलाइन वेब मीटिंग्स वगैरह के थ्रू या जूम के थ्रू, टीम्स के थ्रू उन्होंने पूरा कंडक्ट किया था। तो टेक्निकल के बाद आपका एक पर्सनल राउंड रहता है, जीडी होता है। वॉइस नहीं आ रहा है नहीं, सर? आम आ ऑडिबल? रहा आपकी आपकी जो है सही है। आप बोले ओके, आई उनकी थिंक प्रॉब्लम। हाँ जी उनका नेट का इश्यू रहेगा। हाँ जी। तो उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन रहता है, आपको एट अ टाइम वहीं पे एक टॉपिक दिया जाएगा। उसमें आपको डिस्कशन करना है कोई भी, सिंपली अगर जैसे मैं अभी लेटेस्ट देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज पे काफी चर्चा में है मार्केट में। तो वो क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। तो वहां पे मतलब वो ऐसे नॉर्मली एक टॉपिक दिया जाएगा, डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। आप सेल्स के लिए आया था तो आप सेल्स कैसे करेंगे। सपोज अगर मैं आपको एक
मोबाइल देता हूँ, आप मोबाइल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? ऑलरेडी मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रियलमी, रेडमी एंड आईफोन, सैमसंग, तो उनके सामने आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? आपका क्या विचारधारा होगी, आपका क्या बैकअप प्लान होगा कि सपोज इस सेम प्राइस पे अगर आपके 10 मोबाइल्स मिल रहे हैं 10,000 की रेंज में, और आप अपना 12,000 का रेंज का फोन पिच कर रहे हैं, तो क्या आपका एड ऑन्स होंगे उसमें, क्या क्या आप दे रहे हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं? तो बहुत सारे ऐसा एक बेसिक एक माइंडसेट कस्टमर का जानना चाहते हैं वो लोग, कि कैसे आप बिहेव करेंगे अगर कस्टमर आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो आपको एटलीस्ट, ठीक है, 100% आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आप 10 में से 8 क्वेश्चंस का आंसर देंगे, दो का नहीं देंगे तो दो का अपना कहीं नोट डाउन कर लिया, या प्रिपेयर करने के लिए कि ठीक है यहाँ पे मैं मिस्टेक किया था, नेक्स्ट टाइम जो भी रहेगा तो वहाँ पे रिकवर करें। तो इस टाइप से फोर्थ राउंड हुआ था। फाइनल राउंड हुआ था मेरा चेन्नई में, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे 2 राउंड्स थे। वहाँ पे एक सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड थे, उन्होंने लिया था कि आपका मार्केटिंग मतलब कैसे आप पिच करेंगे अपने प्रोडक्ट को, क्या आपका वर्क प्लान होगा, क्या होमवर्क होगा जाने से पहले मीटिंग्स के लिए। एंड फिर एक टेक्निकल राउंड था कि आप बेसिकली मोल्डिंग मशीन्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या पार्ट लगते हैं उसमें, और क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, सर्वो नॉन सर्वो मशीन्स क्या होते हैं, और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं आपके। तो ये सारी नॉलेज आपको बेसिक बेसिक होना चाहिए। तो कंपनी के बारे में उनका, पहले वो क्या करते थे, आज करंट मार्केट में क्या स्टेटस है, और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से हैं, इतना बेसिक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट मेरा सवाल है, जैसे जो बच्चे इस समय फोर्थ ईयर में होते हैं, उनके पास जी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आप भी होंगे तो कंफ्यूजन ये होती है कि उनके लिए कंपनी कम आते हैं, जैसे कि आपका जो डिपार्टमेंट, उनके लिए कंपनी जी कम आती है, तो सभी लोग एक प्रेशर में रहते हैं कि अगर मेरा जो है कैंपस में नहीं हुआ तो फिर क्या जी होगा। तो आगे इनको जी। क्या करना चाहिए इसके ओके बारे में? सर। जी। सर सबसे पहले तो कैसा है कि अपने सीनियर से कनेक्शन बना के रखना है। XYZ आप कोई भी हो, आप अपनी फील्ड में बहुत माहिर हो सकता है आपका सीनियर आपसे बहुत अच्छा हो सकता है आपसे थोड़ा डाउन हो पढ़ने में, बट कहीं ना कहीं सीनियर्स के टच में रहना चाहिए। तो जो अपना आजकल प्रोफेशनल फेसबुक कह सकते हैं, लिंक्डइन, तो लिंक्डइन में आप अपना अकाउंट बनाएं, अपने सीनियर से टच में रहें, जो आपके सीनियर्स थे वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं। दिवाली दशहरा पे आप एक मैसेज डालते रहे, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दशहरा, तो एटलीस्ट क्या कनेक्शन बना रहेगा, वो पहचानेंगे कि नहीं, हाँ, ही इज माय जूनियर। तो आप फील्ड में जब भी कभी जाते हैं, सेम कंपनी में जाएंगे, आपको पता भी नहीं होता है कि आपका ऑलरेडी सीनियर सीनियर टीम में काम कर रहा है वहां पे। तो एक कनेक्शन रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा, कंपनी अगर कैंपस में कम आती है, तो आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है खुद को कि अगर वो 100 बच्चे भी बैठते हैं तो आप टॉप 10 में तो आए कैसे भी। तो उसके लिए आपका, वो मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, बेसिक बेसिक, टॉपर नहीं बनना है लेकिन पीछे भी नहीं रहना है। जी। एवरेज स्टूडेंट रही है, बेसिक बेसिक नॉलेज, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। आपको आज सपोज 50% नॉलेज है, तो नेक्स्ट डे 55, 60 ऐसे इंप्रूवमेंट करना है, और हर फील्ड में करना है। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं, तोशिबा आ रही है तो सिर्फ मोल्डिंग मशीन्स के बारे में मुझे आना चाहिए, एक्सट्रूजन लाइन है, लेमिनेशन लाइन है, ब्लोन फिल्म्स हैं, तो इसमें सारे सेगमेंट्स में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कॉलेज, ठीक है। तो देन यू हैव टू नो एवरीथिंग रिलेटेड विद द प्लास्टिक, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल से, बिकॉज मास्टर बैच की कंपनी आती है, रॉ मटेरियल की कंपनी आती है। इवन हमारे IUCL में हमारे काफी सारे सीनियर्स हैं जो मेरे से 4 साल सीनियर्स थे, 3 साल सीनियर्स थे, पास आउट भी हो गए थे, तो मैं आज भी उनके टच में हूँ। वो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है फील्ड में जाने पे। तो कनेक्शन आप तगड़े रखिए, अपना डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ग्रूमिंग करते रहिए, क्या क्या नॉलेज गेन करना है। कंपनी भले कम आएगी, बट अगर 10 कंपनी आती है तो आपको एटलीस्ट बैठने का तो मौका मिले। 10 में से आप सपोज 5 कंपनी में भी शॉर्टलिस्ट होते, 5 में से एक तो क्लियर होगा ना। जी। क्लियर नहीं भी होगा तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका वेबसाइट पे दिया रहता है, कैरियर का एक ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए। एंड जो आपके सीनियर टच में, आप उनसे बात करिए कि सर कुछ वैकेंसी है तो देखिए। और सबसे पहला पॉइंट जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहता है कि मुझे पैसा कम मिल रहा है, तो पैसा कम मिल रहा है डजेंट मैटर, आपको पहले नॉलेज गेन करना है। उसके लिए आप ये सोचिए कि कोचिंग में आप ज्वाइन करते हैं तो आप पैसा अपने तरफ से देते हैं, फिर नॉलेज गेन करते हैं। इंडस्ट्रीज में आपको अगर 10,000 15,000 भी मिल रहा है स्टार्टिंग लेवल पे, तो ज्वाइन कर लो, 6 महीने काम करो, सीखो बेसिक। तो फ्रेशर का जो टैग है वो आपका हट जाएगा 6 महीने में, 6 महीने थोड़ा सफर कर लो। उसके बाद आप जब नेक्स्ट कंपनी में स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी राइज हो जाएगा, और आपका जो फ्रेशर का टैग है वो हट जाएगा।
मीनवाइल ऐसा कई बार होता है कि आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, काम अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट आपको बढ़ाता है, आपको प्रमोशन भी देता है। या फिर कोई सेम कंपनी में ऐसा तो है नहीं कि सेम, जैसे मैं अपने यहाँ पे एग्जांपल लूँ, हमारी कंपनी में मशीन्स बनाते हैं, मोल्डिंग मशीन्स, तो रॉ मटेरियल भी हम परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से, जी, और हम सेल्स भी करते हैं। तो अगर कनेक्शन आपका कस्टमर से अच्छा है या जो सप्लायर्स है उनसे अच्छा है, तो अगर वहाँ पे वैकेंसी रहेगा वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे कि यार सर आप यहाँ पे काम करें, हम लोग के यहाँ पे ऐसा वैकेंसी है और आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो होता है। अभी रिसेंटली मुझे एक मेरे ही कस्टमर थे एग्जिस्टिंग, उनको मैंने मशीन सेल किया, तो उनको मेरा बिहेवियर इतना अच्छा लगा या टेक्निकल बेसिक इतना अच्छा लगा कि ठीक है शांतनु, अगर तुम चाहते हो तो ये कंपनी से रिजाइन दे दो, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। और इवन अफ्रीका का मुझे ऑफर भी किया उन्होंने, बट एनी हाउ फैमिली मानी नहीं तो मुझे नहीं जाने को मिला। बट ऐसा होता है कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको सपोर्ट अच्छा है अपने सामने वाले की तरफ से, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और कहीं ना कहीं मौके मिलते ही है लाइफ। जी, जी, ये अक्सर होता है। जैसे मैंने भी देखा है कि 2016 में बहुत से बच्चे पढ़े डिप्लोमा के थे और उन्होंने जी एक साथ प्रोडक्ट डिजाइन में काम करना शुरू किया। तो किसी का इस समय 70 से भी अबव है और कोई 40 भी है। तो ये जो जी है कम्युनिकेशन स्किल प्लस वर्क परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा पाएँगे। यस। शांतनु जो है नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन है बीटेक से ही संबंधित मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि मैं गेट को चुनूं या फिर जॉब को चुनूं, और कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि दोनों को लेके चलते हैं, जो मिल जाए वो सही है। तो इस राइट। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, वो हायर एजुकेशन में? सर, जी, ओके, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो मेरा परसेप्शन है, मैंने जो फील किया है और जो अभी फेस कर रहा हूँ, तो वो मैं बताता हूँ। मेरे साथ में जो मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने भी गेट का प्रिपरेशन किया, काफी लोगों को आईआईटी मिला, काफी लोगों ने जॉब जॉब भी ले लिया। तो गेट का प्रिपरेशन किया 1 साल, फिर 2 साल गेट किया, मतलब अपना एमटेक किया, तो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो 3 साल के बाद एमटेक करने के बाद जो सैलरी आपको मिलेगी, वो अगर आप 3 साल पहले स्टार्ट करते तो 3 साल प्रमोशन के बाद भी आपको सेम सैलरी मिलेगी। तो आप ये सोचें कि नहीं मैं एमटेक कर लूंगा तो मेरा स्टार्टिंग 60,000 से होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बीटेक का अगर 25-20 से स्टार्टिंग हुआ, तो एमटेक का 35 से स्टार्ट होगा। बट अगर आप 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, उसमें आप कंपनी में काम करते हैं, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एज वेल एज आपका प्रमोशन होता रहता है, सैलरी हाइक मिलता है हर साल। तो जब आप 3 साल के बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस, जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है पहले से। तो ऐसा नहीं सोचना। हाँ, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो डेफिनेटली आप ट्राई करिए एमटेक के लिए और आगे जाइए, एमटेक करिए। लेकिन अगर आपको जॉब का मौका मिल रहा है और आपका मेन इंटरेस्टेड जॉब है और बाकी देखा देखी में कर रहे हैं कि नहीं सब लोग या 10 लोग गेट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो मैं भी डाल देता हूँ गेट या कैट का, ऐसा नहीं है। आपका मन क्या कह रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन घर का कैसा है, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप गेट का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पैरेलली हो जाता है। गेट उतना हार्ड नहीं है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं बहुत कम टाइम में मैंने एक्सी के लिए प्रिपेयर किया था, एंड फ्रेंकली बोलूं तो ज्यादा मेहनत भी नहीं किया था। बट एनी हाउ मेरा कट ऑफ के नियर बाय था। ठीक है, कॉलेज नहीं मिला और कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, 2-3 नंबर से रह गया, बट डजेंट मैटर। मेरा मेन प्रायोरिटी एजेंडा यही था कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब मुझे मिल गया तो देन मैंने उसमें कंटिन्यू किया। और अगर मैं आज एमटेक करके भी किसी आईआईटी से एमटेक करता और 3 साल का टाइम देता और फिर उसके बाद जॉब लेता, तो आज जो मेरा सैलरी उतना ही मिलता। तो अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप जॉब में फोकस करिए और उसमें मेहनत करिए। कंपनी अच्छी बुरी, बॉस अच्छा बुरा हो सकता है, तो फिर आप स्विच कर सकते हो, ऑप्शंस तो रहता है ना। और कम जॉब की कमी नहीं है मार्केट में, खाली आपको अप्रोच करना है। हजारों कंपनी आप गूगल पे सर्च करेंगे, सिर्फ मोल्डिंग मशीन बनाने वाले भी आपको 50 मिल जाएंगे। वहां पे एक एक जगह आपको रिज्यूम भेजना है, सॉफ्ट कॉपी भेजना है, अपना डिटेल फिल करना है, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगा ही आएगा। और लिंक्डइन पे इतने सारे कनेक्शंस होते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है। तो वैकेंसी रिक्वायर्ड रहता है फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में, खाली आपको स्ट्राइक करना आना चाहिए राइट टाइम पे। वो कहते हैं ना कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो राइट टाइमिंग अच्छी होगी तो बॉल बाउंड्री पे जाएगी, वरना विकेट निकल जाएंगे। ठीक है, जी, तो जी। ऐसा रहता सर, हाँ, हमारी आवाज आ रही है क्या? है। हाँ हाँ कहिए। बोलो। जी, नमस्ते सर नमस्ते एंड नमस्ते। नमस्ते माय डियर। सर, कंपनी और इंडस्ट्री में जैसे आप काम करते हैं तो मेन तो वहाँ पे काम करते समय बिहेवियर मायने रखता है या अपना वो एक नॉलेज जिस समय हम लोग पर्टिकुलर काम करते हैं अंडर द बॉस?
तो देखो इसमें एक ऐसा रहता है, आपका नॉलेज अगर ज्यादा रहेगा, जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है, जो आपका बॉस है या जो आपका सीनियर है, अगर उससे आपका नॉलेज ज्यादा है, बहुत केसेस में मैंने देखा है कि जो जूनियर होता है उसका नॉलेज ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली सामने वाले को, ऊपर वाले को अच्छा नहीं फील होगा कि यार ये लड़का, कल का लड़का आया हुआ है, ये मेरे से ज्यादा जानता है, ऐसे कैसे। तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटिंग करता रहेगा कि आपको डिमोटिवेशन रहे। तो कंपनी अच्छी होना भी जरूरी है और आपका सीनियर अच्छा होना भी जरूरी है। अगर आपका सीनियर अच्छा है तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और अगर आपका सीनियर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको मतलब एक्सप्लॉइट करता रहेगा कि नहीं ये करो, उस मशीन पे जाओ, ये करो, तुमसे ये नहीं होता। तो तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा कि यार क्या मतलब सच में मेरे अंदर प्रॉब्लम है क्या कि मुझे नहीं आता है। तुम्हें भले आता होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें हर बात पे पॉइंट करता रहेगा। तो ऐसे माहौल से बचना है। और अगर लगता है कि नहीं यार यहाँ पे अपना ग्रोथ नहीं होगा, तो टाइम रहते हुए निकल जाओ, कंपनी स्विच कर लो। और अगर टेक्निकली भी नहीं आएगा, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो भी आपको बॉस अपना सपोर्ट करेगा कि ठीक है चलो यार, उसको टेक्निकली नहीं आता है तो चलता है, आज नहीं तो कल वो सीख जाएगा, महीने साल भर बाद। लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन है, टाइमिंग से आप आ रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं तो उसको उनको विश कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ पूछे कि नहीं तुमको ऐसा करना है, उससे पहले तुम बोलोगे सर मैं फ्री था, आपके पास कोई काम हो मेरे लायक तो बताइए, तो मैं कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको सपोज आपको क्वालिटी में आपको जॉब मिला है तो आप सिर्फ क्वालिटी का काम करें। प्रोडक्शन में भी जाके मशीन देख सकते हैं, आपके जो कलीग्स होंगे साथ में उनसे भी बात करके सीख सकते हैं कि हाँ मैं सर मुझे जरा मशीन के बारे में बताइए। कोई सर्विस इंजीनियर आता है मशीन का तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें कैसे कैसे होता है क्या नहीं होता, आपका कंपनी में क्या प्रोसीजर रहता है। तो मतलब काफी सारी खाली एक लिमिटेड एरिया में आप काम करने का मत सोचिए। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। तो जब आप कंपनी स्विच करेंगे ना, तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो देखेगी कि यार इस लड़के को तो हर डिपार्टमेंट का कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस वहां पे मिल जाएगा। तो एक अपने एरिया में अकेला फिक्स नहीं रहना है, बाकी सारी चीजों में सीखना है। अपने सीनियर से भी बना के रखना है, अपने जूनियर से भी बना के रखना है, अपने कलीग से भी बना के रखना है, तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। जी सर, और मेरा एक सवाल है सर। हाँ जैसे आप कह रहे हैं कि हम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, तो हाँ एज एल फर्स्ट जब हम लोग जाएंगे किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले तो रेफर के रूप में हमें 2 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ लिमिटेड होता है, तो उतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और मिनिमम उसके टाइम बाद तो आपको देना आगे हम लोग पड़ेगा। स्विच कर सकते देखो हैं। कैसा रहता है, थोड़ा अपने अंदर भी पेशेंस रखना होता है। आप अभी जैसे कॉलेज में हैं तो आपको सुनने की आदत नहीं है, तो कोई टीचर भी डांट देगा तो मन में आता है अरे यार ऐसे कैसे डांट दिया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि सबके सामने ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा। बट आप जब जॉब में जाते हो तो आपका सीनियर आपको डांटता है, आपको सिखाने के लिए भी डांटता है कि 10 बार एक ही हम्म। गलती पे टोकेगा तो वो 11वीं बार आप वो गलती दोहराएंगे नहीं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है। वो आपको एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या वो सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो टीचर भी एक बार डांटता है, मारता है कि बच्चा सीखे ताकि नेक्स्ट गलतियां ना हो। तो सेम ऐसा कंपनी में भी होता है कि आपको कोई एक खड़ूस ऐसा मिल जाएगा, आपका सीनियर या बॉस या मैनेजमेंट में, कि वो आपको हर छोटी छोटी बात पर डांटेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको सिखाना भी चाहता है कि वो कहते हैं ना कि नेगेटिव मोटिवेशन। सपोज तुम्हें बोलेगा कि यार तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुमसे तो मशीन भी नहीं चलाया जाता, तुम्हारा डिसिप्लिन भी सही नहीं है। तो तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे कि नेक्स्ट टाइम ये बॉस आएगा, इसको चिल्लाने नहीं देना मैं अपने ऊपर। तो पहले से तुम वेल हम्म। मेंटेन रखोगे, मशीन क्लीन होगा, सारी चीजें डिसिप्लिन से करोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। हाँ, जी, ओके। थैंक यू सर। मैं शांतनु, नेक्स्ट एक सवाल है। डीपीटी, आई थिंक यू नो ना। हाँ हाँ, तो यस सर यस सर। ये बेसिकली प्लास्टिक के लिए है, प्लास्टिक से ही सारा जो है मटेरियल से संबंधित और टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड होता है इसमें सारी काम। तो इनका सवाल है उपेंद्र का कि मैं डीपीटी से हूँ और 5th सेम में हूँ, मैं प्रोडक्ट डिजाइन में जाना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए इजीली संभव है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली पॉसिबल है सर। बट आपका पहला प्रेफरेंस कैसा है कि अभी जैसे प्रोसेसिंग में आपको वो लेंगे, बट आपका नॉलेज कंपनी में क्या है, आप हेल्प करिए अपने तरफ से, आप अपने बारे में बताओ कि नहीं सर मुझे ये भी आता है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, कोई टॉपिक है या कोई नया, जैसे सपोज मैं हाउस होल्ड कंपनी का लेता हूँ या एक एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आप प्रोसेसिंग में आप वहाँ पे मशीन चला रहे हैं, आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं,
लेकिन कंपनी में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी होगा, उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखिए। कुछ आता है आपको, डिजाइनिंग आता है, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ बना के ले जाइए कि सर ये आप जो प्रोडक्ट सोच रहे थे कि ये सपोज एक नया एलईडी डिजाइन निकालना है, एलईडी का बल्ब का, तो आप अपनी तरफ से प्रोजेक्ट दिखा के सर देखिए ये मैंने बनाया है, कैसा है। तो वो लगेगा कि नहीं यार इसको आता है और ये थोड़ा इंटरेस्टेड भी है इस काम में। तो आपको कहीं ना कहीं सेम कंपनी में भी आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। तो अभी जैसे एक मैं एग्जांपल लूंगा, मदरसन में मेरे काफी मतलब बैचमेट्स थे, तो उनका वो मशीन में थे, अपना प्रोडक्शन वगैरह में, टूल रूम्स में। बट धीरे धीरे उनमें से एक दो लोगों का डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो वैकेंसी आया डिजाइनिंग में और उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो पॉसिबल है सेम कंपनी में आपका डिपार्टमेंट चेंज होना। ओके, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरे पास 3 मिनट है। मैं चाहूंगा कि ओवरऑल जो है, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट, ये मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक, आप उनको एक जो है ब्रीफ में क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो अपने तो आप को सबसे प्रिपेयर पहले करें? तो कॉलेज लाइफ दोबारा लौट के नहीं आएगी। सबसे पहले पूरा मन लगा के एकदम एंजॉय करो और धीरे धीरे सीखते रहो। कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहो कि कॉलेज वाले मुझे सिखाएंगे, वो ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे, इधर घुमाएंगे उधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद से ही सब करना पड़ता है। और सीनियर से हमेशा बना के रखो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमटेक, कोई भी पीएचडी वाले भी अगर सीनियर्स है उनसे भी बना के रखो। दूसरा, सारे एक्टिविटीज में पार्ट लो। ऐसा नहीं है कि आपसे पढ़ाई में तेज है तो बस बुक्स के अंदर लगे पड़े हैं, बाकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लो। और कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, अपनी नॉलेज को डे बाय डे बढ़ाते रहो, बस। इसके अलावा और कोई सक्सेस मंत्रा नहीं है। और बाकी यही कहूंगा कि कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप अपने सीनियर से डिस्कस करें, सर ऑलरेडी हैं या एनी हाउ अगर कोई मेरे से टच में भी आता है तो मैं हमेशा सबकी हेल्प करता हूँ। इवन जैसे लास्ट टाइम आई थिंक आयुष आया था और एक हम्म, विनीत ओझा है जो अभी रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं तोशिबा में, तो उनको भी मैंने गाइड किया था। विनीत को मैंने पूरा बताया कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, ये वो। तो सारा सारा कहीं ना कहीं मैं सेम कंपनी में हूँ, मेरे से टच में आया वो। विनीत पहले से टच में नहीं था, जब कंपनी आने लगी तो टच में आया, फिर भी मैंने हेल्प किया। तो आप सीनियर से अगर हेल्प मांगेंगे तो आप हेल्प करेंगे। और सबसे पहले सीनियर का रिस्पेक्ट कीजिए। डजेंट मैटर वो आपसे कम पोस्ट पे है, ज्यादा पोस्ट पे है, कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, मैटर नहीं करता है। आप अपने सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पर्सनल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे जो फाइनल ईयर के, जब मैं फर्स्ट ईयर में था और जो भी सीनियर्स मेरे फाइनल ईयर में थे, आज मैं सभी सीनियर से टच में हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा हेल्प करते हैं।